प्रिय बच्चों, जैसा कि उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बैक्टीरियल सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, जीवाणु कोशिका की संरचना नामांकित चित्रों के माध्यम से, जिसमें 3 लेयर्स संरचना जीवाणु कोशिका की है, जिसमें डीएनए की उपस्थिति, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, माइक्रोकैप्सूल ऊपरी लेयर में, मीसोसोम्स की लेयर अर्धचंद्राकार स्थिति में उपस्थित और साथ ही पाइलस यानी कि फ्लैगेला के रूप में संयुक्त अवस्था में कोशिका से जुड़ी हुई संरचना, और प्लाज्मा कला अंदर की लेयर है और कोशिका भित्ति प्लाज्मा कला के बगल से जुड़ी हुई संरचना के रूप में है। राइबोसोम सतह पर संचित भोज्य कण उपस्थित हैं और कोशिका द्रव इस भित्ति के अंदर प्रवेश है। जैसा कि मैंने कल बताया था फ्लैगेला के संदर्भ में कि कशाप के आधार पर बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें एटाइकस, मोनोटाइकस, लोफोटाइकस, एम्फीटाइकस, पेरिटाइकस, ये विभिन्न प्रकार की संरचना कोशिका के माध्यम से फ्लैगेला के प्रकारों में है। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने कायिक जनन के संदर्भ में आपको बताया था कि कायिक जनन में जो जनन है ये प्रायः बाइनरी फिजन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है, और अनुकूल परिस्थितियों में अधिकांश जीवाणुओं में विखंडन द्वारा तीव्र गति से प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया में एक जीवाणु कोशिका समान प्रकार की 2 संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है और द्विखंडन की प्रक्रिया में जीवाणु का गुणनफल या हम कह सकते हैं जीवाणु का गुणसूत्र विभाजित होकर वो वृत्ताकार गुणसूत्र बना लेते हैं और कोशिका के केंद्र में जिस मीसोसोम से यह गुणसूत्र, यह है मीसोसोम्स से यह गुणसूत्र लगा होता है, यह भी 2 भागों में बढ़ जाता है और मीसोसोम्स के बीच झिल्ली में वृद्धि होने के कारण दोनों संतति गुणसूत्र डॉटर क्रोमोसोम विपरीत दिशा में धकेल दिए जाते हैं और कोशिका द्रव में संपीड़न के फलस्वरूप जनक कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और 2 संतति कोशिकाओं की कलाओं के मध्य कोशिका भित्ति बन जाती है। कोशिका भित्ति देख रहे हैं नीचे आप, कोशिका भित्ति बन जाती है और कोशिका भित्ति बन जाती है और कोशिका भित्ति 2 संतति कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। अलैंगिक प्रजनन में यह सामान्यतः अंतःबीजाणु द्वारा होता है, अंतःबीजाणु द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, जिसमें कोनेडिया के द्वारा फर्स्ट स्टेप आता है। कोनेडिया के द्वारा और कोनेडिया श्रृंखलाओं के रूप में तंतुओं के एक सिरे पर लगी रहती हैं। प्रत्येक कोनेडिया अंकुरित होकर एक नए जीवराशि को जन्म देती है। इसी क्रम में दूसरा आता है अंतःबीजाणु द्वारा। अंतःबीजाणु एंडोस्पोर्स कहलाता है। एंडोस्पोर्स कुछ जीवाणु जैसे कि टेटनस और एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की कोशिकाओं के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों में तृण भित्ति वाली अंतःरोधी संरचना
अंतःबीजाणु बनता है और अनेक जीव वैज्ञानिक अंतःबीजाणु को उत्तरजीविता का साधन मानते हैं, ना कि प्रजनन का। अंतःबीजाणु के निर्माण के लिए कोशिका का प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम जीवद्रव्य को दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग थोड़ा छोटा होता है और दूसरा भाग थोड़ा बड़ा होता है। छोटे भाग को हम यानी कि पूर्ण बीजाणु कहते हैं और जीवद्रव्य का बड़ा भाग एक छोटे भाग के चारों ओर से घेर लेता है। इस प्रकार इस अवस्था में पूर्ण बीजाणु दो कलाओं से घिरा रहता है। इस अवस्था में से बीजाणु यानी कि स्पोर प्रीमोर्डियम कहते हैं, इसके चारों ओर की भित्ति मोटी बन जाती है और इसे प्राय 3 परतें होती हैं, कॉर्टेक्स, कोर और एक्सोस्पोरियम, यानी कॉर्टेक्स छोर और बाह्य छोर। इसी क्रम में अंतःबीजाणु शुष्क होता है, उसकी उपापचय क्रियाएं बहुत धीमी होती हैं तथा ऊष्मा विकिरणों और अनेक रासायनिक पदार्थों से आसानी से प्रभावित नहीं होता। इसके कई घंटों तक 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक सहन करने की क्षमता होती है। अंतःबीजाणु की यह सहन क्षमता मोटी भित्ति, कम जल और एक रासायनिक पदार्थ डाइपिकोनिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होती है। अनुकूल परिस्थितियों में वापस आने पर अंतःबीजाणु कोशिकाओं से बाहर निकलकर वृद्धि करते हैं, जिसमें लैंगिक प्रजनन की बात आती है। लैंगिक प्रजनन में जीवाणु में ना तो युग्मक बनते हैं और ना ही निषेचन होता है। इस प्रकार से देखा जाए कि लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, परंतु लैंगिक प्रजनन का मुख्य उद्देश्य आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान जिसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जीवाणु में आनुवांशिक यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन निम्न 3 विधियों के द्वारा होता है। पहला आता है ट्रांसफॉर्मेशन, पहला फर्स्ट स्टेप आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्रिया ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया, जिसे हिंदी में रूपांतरण कहते हैं, इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया। ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया और 1928 में इस प्रक्रिया में एक जीवाणु का ही डीएनए दूसरे जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है और यह डीएनए का ग्राही कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ में इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, समावेशन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्राही कोशिका गुणसूत्र ट्रांसफॉर्मेट हो जाता है यानी रूपांतरित हो जाता है। उसी क्रम में आगे जो दूसरी विधि में है ट्रांसडक्शन, दूसरी आती है ट्रांसडक्शन। ये क्रिया में जिंडर एवं लेडरबर्ग ने इसको किया और इन्होंने इनके द्वारा साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम में 1952 में इसकी खोज की और यह लेकर विषाणु द्वारा एक जीवाणु कोशिका से डीएनए का अंश दूसरे जीवाणु की कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है और उसी जुड़ा हुआ है अगला कंजुगेशन। संयुग्मन
कंजुगेशन की क्रिया, इस प्रक्रिया में जो डोनर सेल्स और रिसेप्टर सेल्स के बीच अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय एक नलिका के द्वारा, जिसे संयुग्मन नलिका कहते हैं और कंजुगेशन भी कहते हैं, के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया की खोज लेटरबर्ग एवं टेटल नामक वैज्ञानिक ने 1946 में इस्टीरिया कोलाई नामक जीवाणु में की थी। ये सारी क्रियाएं हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पर एक्टिनोमाइसीटी यानी कवक सम जीवाणु की चर्चा करेंगे, आर्की बैक्टीरिया की चर्चा करेंगे नेक्स्ट टर्म पर। थैंक यू बच्चों।